पंजाब लगातार देश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। पंजाब से रोज कोई न कोई बड़ी घटना सामने आ रही है, चाहे वो लगातार चल रहा किसान आंदोलन हो, कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई हो, अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो या पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। इन सभी के बीच पंजाब में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और पीएम मोदी की एक बड़ी घोषणा को पंजाब में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के अगले ही दिन पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर 26 दिसंबर की तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। पीएम मोदी के इस फैसले को दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने पहला मास्टर स्ट्रोक 19 नवंबर को खेला था, जब गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस बार पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस का ऐलान कर प्रकाश पर्व के मौके पर सिख भावनाओं को भी जोड़ा है। माना जा रहा है कि इस ऐलान से बीजेपी और अमरिंदर सिंह के गठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। आपको बता दें कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने सिख भाइयों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, चाहे वह करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाना हो या अफगानिस्तान में फंसे सिखों को सुरक्षित देश वापस लाना हो। ये समय है पहले से ज्यादा सतर्क रहने का, ये समय है पहले से ज्यादा एहतियात बरतने का, ये समय है खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी लहर अब रफ्तार पकड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। वहीं दिल्ली में आए 19,000 से अधिक नए मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है। अब तक के प्रतिबंधों के हिसाब से निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम हो रहा था, लेकिन अब कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिसेज को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने को लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है, जिससे दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज अब घर पर बैठकर योगा कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 10 जनवरी की तुलना में बीते 24 घंटे में कम आए हैं, जिससे दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है, मगर शर्त यह है कि लोग कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करें। बाहर निकलते समय मास्क पहने, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बना हुआ है, लेकिन बीते दिन रोजाना मामलों में कमी देखी गई है। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमितों के नए मामलों में 6.5% की कमी देखी गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 8 लाख को पार कर गई है। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,58,75,790 पहुँच गई है और इससे पहले सोमवार को 1,79,000 नए केसेस सामने आए थे। अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान चली गई है। देश में रिकवरी रेट 96.36% है, वहीं पॉजिटिविटी रेट 10.64% हो गई है। वहीं अगर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो मंगलवार को ओमिक्रॉन के 428 नए केसेस दर्ज किए गए। नए मामलों के बाद ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 4,461 पहुंच गए हैं। हालांकि अब तक 1,711 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती यानी कि बूस्टर खुराक देने की शुरुआत के पहले दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के 9 लाख से अधिक लोगों को ये खुराक दी गई। वहीं अगर हम दुनिया भर में कोरोना की स्थिति पर बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद बज चुका है। राज की कुर्सी पर बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए बीजेपी की बड़ी बैठक मंगलवार को राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव हो जाने की वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो वर्चुअली इस बैठक के साथ जुड़ सकते हैं। अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी संगठन महासचिव सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य में पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं उन सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। प्रदेश चुनाव समिति द्वारा तय किए गए नामों पर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही बैठक में चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को 58 और दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान होना है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए 13 जनवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो सकती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों का पारा काफी तेजी से बदल रहा है। कहीं डोर टू डोर कैंपेन कर जनता को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं, तो कहीं डिजिटल माध्यम से जनता के हितों को साधा जा रहा है। इससे इतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। यूपी के मुखिया भी सीटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन कर रहे हैं, तो वहीं यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने की खबर आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा ज्वाइन करने पर ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
बीजेपी के इस भूचाल से लोग उबर ही रहे थे कि बीएसपी पार्टी से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आ गई। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती के अलावा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जानकारी खुद सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया को दी। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नतीजे होली के कुछ दिन पहले यानी कि 10 मार्च को सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में ऐसी उथल-पुथल दिखना ये यूपी की हाई वोल्टेज राजनीति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग की माहिर कही जाने वाली मायावती ने इस विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्या दांव-पेच सोचे हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी के जिन नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ा है उनकी भरपाई मायावती कैसे कर पाएंगी और क्या नए चेहरे मायावती को ताकत दे पाएंगे, इन सवालों के जवाब तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय हो सकेंगे। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने हर किसी की चिंता बढ़ा रखी है। दोगुना गति से बढ़ रहे नए मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम को 4 बजे एक अहम बैठक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात के साथ साथ इससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। वैसे तो देश भर में कोविड-19 का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 राज्यों ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई हुई है। देश के महानगरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे आगे है महाराष्ट्र। यहाँ बीते दिन 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और दिल्ली हैं, जहाँ बीते 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा केसेस सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 277 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर पाबंदियां लागू कर रही हैं, लेकिन दूसरी लहर की तरह कोई भी लापरवाही ना हो। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते कड़े कदम उठाए जाए। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने स्तर पर हालात की समीक्षा करेंगे और आगे के लिए जरूरी निर्णय ले सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.